बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस के क्या फ़ायदे हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, अगर हम डायमेंशंस का मेथड इस्तेमाल करें जिसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ इन इक्वेशन। तो हम इक्वेशंस के होमोजेनिटी चेक करेंगे। होमोजेनिटी मतलब कि इक्वलिटी के बोथ साइड्स पर इक्वेशन को सेम आना चाहिए। डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला एंड डिराइव ए यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, और इसी तरह डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को यूज़ करके हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे और उसी तरह फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट भी डिराइव करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस मेक्स यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक क्वांटिटीज़। डायमेंशंस को हम ऐसे भी ट्रीट करेंगे, ऐसे मतलब कि अलजेब्रिक क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ में क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस तरह, जैसे कि a इंटू ए हो गया तो इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो एज इट इज़ इस तरीके से हम इन्हें अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। या ए प्लस ए हुआ तो इक्वल आ जाएगा 2a के। तो इस तरह हम इनको जो डायमेंशंस है उनको अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डेट इस क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन। तो अगर ऐसी डायमेंशंस जिनकी सेम क्वांटिटीज़ हो, सेम डायमेंशन हो, मतलब कि अलजेब्रिक की तरह ट्रीट करें तो सेम वेरिएबल हो, तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फर्दर द टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस, और दोनों साइड्स ऑफ इक्वलिटी के दोनों साइड्स पर इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, के अगर हम एन इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आई है, हमने डिराइव की है, और अगर वो इक्वेशन जो है वो फिज़िकली करेक्ट है और रॉन्ग है, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी मस्ट इंश्योर दैट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशंस। तो दोनों साइड की इक्वेशन को पर सेम डायमेंशंस होनी चाहिए, अदरवाइज द इक्वेशन कैन नॉट बी कंसिडर ए फिजिकली करेक्ट। अगर इक्वलिटी के बोथ साइड्स पर इक्वलिटी के अगर बोथ साइड्स पे जो है इक्वेशन सेम नहीं आ रही, तो इट्स मीन्स ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली रॉन्ग है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो आपकी बुक में इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस रूल के ज़रिए, दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के ज़रिए, डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से चेक कर सकते हैं कि जो तीनों इक्वेशन आपने फाइंड की थी क्या वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। तो जो इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे वी एफ स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात की जाए तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर हमारे पास लेंथ और सेकंड टाइम, तो मीटर की जगह आ गया एल, और पर सेकंड तो टाइम पर इनवर्स आ गया, तो इस मीन्स के एल बाई टी है। इसी तरह डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो वी आई स्क्वेयर। तो दोनों की इक्वेशन क्या, अब राइट हैंड साइड पर भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की भी सेम डायमेंशन होगी जो लेफ़्ट हैंड साइड की वेलोसिटी की डायमेंशन थी। और इसी तरह प्लस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वहाँ पे टाइम पर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे भी टाइम पर स्क्वेयर ली। और ये हमने डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं इससे पहले की वीडियो में कवर किया हुआ है। और नेक्स्ट इस तरह हम जो इक्वेशन है वहाँ पे टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन भी हमने लिख दी। अब इनको सम करें तो यहाँ पे एल टी इनवर्स एज इट इज़, अगर अब यहाँ पे टाइम पर स्क्वेयर है और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है, तो दोनों को, तो टाइम के अलजेब्रिक फॉर्म में आप इनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई करें तो t-1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, तो -2 + 1 इक्वल आ जाएगा -1। तो एल टी इनवर्स, तो यहाँ पे भी एल टी इनवर्स। अब इन दोनों को अलजेब्रिक फॉर्म की तरह, मतलब दोनों वेरिएबल्स को ऐड करें, तो यहाँ पे अगर ये ए है हमारे पास और ये भी है, तो a + a
2a, मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे इससे पहले हमने कवर किया था कि a प्लस ए 2 है, तो इसी तरह डायमेंशंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस ए हो गए तो 2 एल टी इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एल टी इनवर्स डायमेंशन, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन क्या है, सेम आ रही, और इसे हम कहते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो a2 इज़ अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है और जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो क्या है, आपस में इक्वल है। हेंस द इक्वेशन इस क्या होगी, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अब डायमेंशनल कांस्टेंट वो होते हैं, मतलब ऐसे डायमेंशन जिसकी ऐसी कांस्टेंट वैल्यू की जिसके हमें डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम एक बार जस्ट चेक करें कि डायमेंशन दोनों साइड पे इक्वल आ रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन n इक्वल किस कंडीशन में होती है, अगर यहाँ पे l t पावर -1 होता और यहाँ पे l t पावर -2 होता, तब ये इक्वेशन क्या होती, रॉन्ग थी, क्योंकि दोनों साइड पर होमोजिनिटी नहीं आ रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला, कि इसी मेथड को यूज़ करके, डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को यूज़ करके हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं। कोई भी फार्मूला, चाहे वो स्पीड का फार्मूला हो, चाहे वो एक्सेलरेशन के लिए हो, या मैटर वेव्स हो, या वाटर वेव्स हो, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो हम डिराइव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है deriving a relation for a physical quantity depend on correctly guessing various factor on which the physical quantity depends। कि जो भी आप इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने करेक्ट गेसिंग करनी। करेक्ट गेसिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीड के लिए फार्मूला डिराइव करूँ, तो स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। इस तरह आप टाइम पीरियड हो गया या सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन डिराइव हुई, तो आपने चेक करनी है कि उनकी डिपेंडेंसी किन क्वांटिटीज़ पे है, किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर रही। अब फॉर एग्जांपल अगर हम वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं मैटर वेव मतलब कोई भी मैटर, चाहे इसका कोई भी पार्टिकल हो, हर पार्टिकल की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो हम मैटर वेव की वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए एक फार्मूला। तो अगर फॉर एग्जांपल मैटर है तो वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ। तो जिस तरह अब अगर मैटर है तो मैटर का मास होगा, और उसकी अपनी कोई फिज़िकल मतलब मूवमेंट होगी उसके पार्टिकल्स की, उसके लिए हम वेलोसिटी लेंगे और एक प्लांक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम कहते हैं एच प्लांक कांस्टेंट। और इस तरह फाइंड क्या चाह रहे हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ होगी, तो प्रॉपर देखिए, एज ए वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव डिपेंड अपॉन प्लांक कांस्टेंट। अब जो वेवलेंथ है मैटर वेव की वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्लांक कांस्टेंट पे, इस तरह वेलोसिटी पर, एंड मास ऑफ द पार्टिकल, जिस पार्टिकल की वेवलेंथ हम देखना चाह रहे हैं ना उसकी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेमडा इक्वल टू, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम एंड वी। ये हमने गेस किया, करेक्ट गेसिंग जो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग थी। और उसके ऊपर अब पावर लिए ए बी सी। अब यहाँ पे बात आती है हमने ये पावर क्यों लिए, क्योंकि जब डायमेंशन हम इसके फाइंड करेंगे ना डायमेंशनली, तो डायमेंशन के ऊपर क्या होती है, पावर होती है -1। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, और इस तरह इस यहाँ पे इसकी पावर -2 है, यहाँ पे इसकी पावर -1 है। तो ये ए बी सी की जगह आएंगे इनकी पावर्स। हमने असल में इनकी पावर्स फाइंड करनी है, और इन्हीं पावर्स के ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये जो इसका फार्मूला इसी पावर्स के थ्रू बनेगा। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं, तो लेमडा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए इक्वलिटी लगाया और कांस्टेंट एज इट इज़ रहा, और उसके बाद एच एम एंड वी, ऊपर उसकी पावर आ गई ए बी एंड सी। वी हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ पावर। अब हमने इन पावर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी एंड सी, यूजिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पर आप डायमेंशंस अप्लाई करेंगे। तो अब लेमडा क्या है, लेमडा की डायमेंशंस, लेमडा हमारे पास, लेमडा की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर क्या है, लेंथ है। तो उसके लिए आ गया लेंथ कांस्टेंट एज इट इज़, और एच प्लांक कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उसके लिए केजी के लिए आ जाएगा मास, और इस तरह मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, और इस तरह पर सेकेंड आ गया टी पावर -1। और इसकी जो खुद की पावर ली थी हमने एच की, वो क्या थी, ए। तो ए इसके डायमेंशन के ऊपर आ जाएगा ए, और इस तरह मास के लिए कैपिटल मास की डायमेंशन उसकी पावर पे बी,
और इस तरह नेक्स्ट वेलासिटी है तो वेलासिटी की डायमेंशन एल टी पावर -1 और फिर जो हमने उसके लिए पावर हमने चूज़ की थी वो क्या थी सी। अब इन्हीं पावर के दरमियान कंपैरिजन करके अब देखें यहाँ पे अब एल के साथ हमने जो है एडिशन की फर्दर कि एम पावर ज़ीरो एंड टी पावर ज़ीरो। एम पावर अब कोई भी क्वांटिटी हो अगर उसकी पावर ज़ीरो आ जाए तो वो वन की इक्वल होता है। तो अगर एम की पावर ज़ीरो होगा तो और टी की पावर ज़ीरो तो ये दोनों वन आएंगे और जब वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो सेम इट इज़ वही इक्वेशन दोबारा लिखी है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए इसको मैंने पेज में सिंप्लीफाई किया हुआ है। ओके तो यहाँ से इनकी पावर्स आ गई ए बी एंड सी। तो इस साइड भी एम है यहाँ पे भी एम मौजूद है। तो इस ये जो पावर ए है इस डायमेंशनल ब्रैकेट इन तमाम पर यही पावर है। तो एम यहाँ से एक एम ली यहाँ पे भी एम है दोनों की बेस क्या है सेम है इनकी पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो एम और उसके ऊपर स्क्वायर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ए और प्लस बी सेम इट इज़। इसके बाद क्या है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया यहाँ पे भी एल मौजूद है तो एल एज इट इज़ आ जाएगा और उनकी पावर हो जाए ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या है ए और इसकी पावर ए इस एल की पावर क्या है सी। तो ए प्लस सी। नेक्स्ट है टी इनवर्स। तो टी इनवर्स एज इट इज़ यहाँ पे भी टी इनवर्स है तो ए प्लस ओके। अब देखिए ज़रा हाँ यहाँ पे भी टी इनवर्स है और यहाँ पे भी टी इनवर्स है। ओके तो इसकी पावर जो है टी पावर -1 यहाँ पे भी दोनों की बेस सेम है टी पावर -1 टी पावर -1 एक आ गया और यहाँ पे ए और यहाँ पे इसकी पावर क्या थी सी। तो ए प्लस सी होगा। ओके ए प्लस सी ए प्लस सी। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। वही एम पावर ज़ीरो और टी पावर ज़ीरो मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है एम ए प्लस बी और एल स्क्वेयर ए प्लस सी। तो जब टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टू ए प्लस सी हो जाएगा और सेम इट इज़ ये -1 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैंने तो ये टी पावर -1 यहाँ से आ गया -a और सेम इट इज़ ये हो जाएगा -c। अब कंपेयरिंग करें बोथ साइड्स पे कि m यहाँ पे m की पावर क्या है a प्लस बी इधर m की पावर ज़ीरो। तो अगर दोनों की बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू -b इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सेम इट इज़ एल के लिए तो एल आ जाए हैं 2a प्लस सी और यहाँ पे एल पावर 1 तो 2a प्लस सी इक्वल टू 1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें 2a इक्वल टू 1 माइनस सी। ये प्लस सी उस साइड पे चले जाएगा तो माइनस सी हो जाएगी। इस इक्वेशन को भी नाम दिया। यहाँ से टी पावर है -a माइनस सी और ज़ीरो तो -a माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए यहाँ से -c उस साइड चला जाएगा तो +c और नेगेटिव साइन भी जाएगा तो फिर से हो जाएगा -c ए इक्वल टू -c इक्वेशन नंबर 5। अब इसको मज़ीद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 5। अब ए की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 5 से लेके हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो ए की वैल्यू क्या है -c। तो ए की यहाँ इस इक्वेशन में -c की वैल्यू पुट करें 2 - c इक्वल टू 1 - c आ जाएगा। सेम तो यहाँ से -c इधर आ जाएगा +c और ये हो जाएगा -2c एंड +c तो आ जाएगा -c एंड 1 तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब c की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 में c की वैल्यू जब पुट होगी तो a इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5 क्या है a इक्वल टू -c और c की वैल्यू है -1। तो a इक्वल टू -1 माइनस और c की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज -1 तो a इक्वल टू आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगी बी इक्वेशन। अब इसी a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 में आएगी a की वैल्यू क्या आई थी 1 तो 1 इक्वल टू -b हो जाएगा। 1 इक्वल टू -b और b इक्वल टू -1 तो 3 इक्वेशंस आ गई ए बी एंड सी इक्वल टू -1 ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1। ये तीनों इक्वेशन जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ था लेमडा जो फार्मूला
हमने गेस किया था, और उनकी पावर्स, तो उनकी पावर्स फाइंड होगी। एच की पावर थी ए, एम की पावर थी बी, और सी, और इस तरह वी की पावर थी सी। तीनों की पावर पुट की हमने 1, -1 एंड -1। तो इसको मज़ीद लेके एच आगे लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट एच, और एम और वी दोनों आगे डिवाइड में, क्योंकि इन्वर्स था तो इन्वर्स जब डिवाइड में आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो आज तक आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।